नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 30 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रूटीन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। नायडू की उम्र 71 साल है। हालांकि उनकी पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में है। कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। इसका नाम कैट क्यू वायरस है और ये चीन में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। ICMR का कहना है कि भारत की स्थिति के हिसाब से ये वायरस यहाँ आसानी से फैल सकता है। कैट क्यू वायरस से शरीर में तेजी से संक्रमण फैल सकता है, जिसकी वजह से तेज बुखार, दिमागी बुखार और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब लगभग 9 लाख सक्रिय मामले हैं, जबकि 51 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,000 से पार हो गई है, जिससे स्वस्थ होने की दर लगभग 83.33% पर पहुंच गई है। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल अहमद का निधन हो गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए संवेदनाएं प्रकट की है। अपने ट्वीट में पीएम ने शोक जताते हुए कहा कि कुवैत और अरब जगत ने अपने चहेते नेता को खो दिया है। वो भारत के करीबी दोस्त होने के साथ दुनिया की एक महान हस्ती थे। द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने के निर्देश दिए हैं। मामले के सभी चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको बताते चले कि गैंगरेप पीड़ित लड़की की कल दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई थी। आपको बताते चले कि दरिंदगी की शिकार हाथरस की युवती की मौत पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान ले लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की पहल की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को वन अधिकार अधिनियम 2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत अब आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी वन क्षेत्र के आसपास अपना घर बना सकेंगे। राजभवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इससे वनों में निवास करने वालों का पलायन रुकेगा और गांव का आसपास की वन भूमि पर विस्तार करते हुए उन्हें आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। बिहार में चुनाव की तैयारी के बीच शराब तस्करी की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। तस्करी रोकने हेतु बिहार के DIG गोरखपुर ने कुशीनगर और देवरिया जिले में बिहार जाने वाले वाहनों की चेक पोस्ट पर ही गहन निगरानी का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। शराबबंदी के बाद भी बिहार में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जाती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के वित्त विभाग के कामकाज से CAG बेहद प्रसन्न नजर आई। फिस्कल ईयर 2019-20 के दौरान पश्चिम बंगाल के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तय लक्ष्य का 99.62% खर्च किया। बाद में इसके मिलान पर 100% हिसाब किताब सही निकला। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार के वित्तीय अनियमितताओं पर चिंता जाहिर की है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में बंद स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बंद स्कूलों को 2 नवंबर से दोबारा खोलने के फैसले को स्थगित कर अब 5 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। इस संबंध में सीएम रेड्डी ने मंगलवार 29 सितंबर को जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। 3 नवंबर के लिए मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश और ललितपुर के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की अशोकनगर के चंदेरी स्थित हैंडलूम पार्क में बैठक भी हुई। बैठक में जिलाधिकारी अन्नावी दिनेश कुमार और
पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग ने अशोकनगर के अफसरों को सीएम पर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया। तमिलनाडु में अभिभावकों के विरोध के बाद सरकार ने विद्यार्थियों के विद्यालय जाने की अनुमति संबंधी योजना टाल दी है। तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को पाबंदियों में और ढील के साथ वर्तमान लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया तथा 10वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों को शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर से स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाने की अनुमति संबंधी पिछले आदेश पर रोक लगा दी। इस पर मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि जिला अधिकारियों और चिकित्सा दल के साथ बैठक में मिले इनपुट महामारी की वर्तमान स्थिति तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विचार करते हुए विद्यार्थियों के स्वैच्छिक शिक्षक मार्गदर्शन संबंधी सरकारी आदेश को स्थगित किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एसीबी के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान एक खास निर्देश दिए हैं, जिसमें जल्द ही सभी कर्मचारियों के लिए सालाना अपनी चल अचल संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी का सालाना वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एसीबी की मदद भी मिलेगी। अभी केवल गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए ही हर साल संपत्ति की घोषणा करने की अनिवार्यता है, बाकी कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 1 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों को खोलने को लेकर जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। शिक्षा विभाग जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और हितग्राहियों की राय ले रहा है। उन्होंने बताया कि वे सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को पत्र लिखकर स्कूल खोलने के बारे में सुझाव मांगे हैं। गुजरात के एक विधायक ग्यासुद्दीन शेख की ओर से अगले महीनों में स्थानीय स्वराज के चुनाव स्थगित किए जाने की गुहार के साथ गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में यह कहा गया है कि फिलहाल की परिस्थितियों के हिसाब से राज्य में कोरोना के 1.30 लाख मामले हैं और 3,393 मौतें हो चुकी है। यदि ये चुनाव आयोजित किए गए तो इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में कार्यरत 404 कर्मी कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। ओडिशा सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को अभी नहीं खोले जा सकते। कोरोना महामारी के चलते ये धार्मिक स्थल मार्च महीने से ही श्रद्धालुओं के लिए बंद है। केरल स्थित कोच्चि की एक एनआईए अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे जानबूझकर आईएसआईएस में शामिल होने और बाद में इस खतरनाक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इराक जाने का दोषी ठहराया गया। विशेष एनआईए अदालत ने इसके साथ ही केरल निवासी सुबहानी हजा मोइनुद्दीन पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे एनआईए ने 2016 में तमिलनाडु में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों एवं राज्य पुलिस की मदद से की गई एक कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया था। झारखंड के किसानों की कर्ज माफी को लेकर बजट में प्रावधान किए गए 2,000 करोड़ रुपए को राज्य सरकार ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है, जिसमें अब झारखंड में 25,000 रुपए तक ऋण लेने वाले 8 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। इसकी घोषणा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने की। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। कोरोना की वजह से सभी किसानों का एक साथ कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड के असम में बागजन स्थित क्षतिग्रस्त गैस कुएं को पूरी तरह बंद करने में विशेषज्ञों के हिसाब से 2 महीने का वक्त और लगेगा। इस कुएं से पिछले 126 दिन से गैस का अनियंत्रित रिसाव हो रहा है। ऑयल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा ने कंपनी की वार्षिक आम सभा के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि कंपनी ने इस दुर्घटना के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब सरकार की ओर से पराली बेचने के लिए पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के मुख्य सचिवों को एक प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छी बात यह है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड ने पराली खरीदने को लेकर विवरण मांगा है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार द्वारा महामारी के दौर में धान की पराली जलाने की समस्या की रोकथाम के लिए कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाने के अलावा लोगों में जागरूकता मुहिम भी चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्तु घर वापसी कार्यक्रम के तहत 8 लाख रुपए की इनामी नक्सली ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 22 वर्षीय इनामी
नक्सली कोसा मरकाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। मरकाम के खिलाफ वर्ष 2018 में नारायणपुर जिले के इरपानार गांव के करीब पुलिस दल पर हमले की घटना में शामिल होने और कांकेर जिले के परतापुर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल पर हमले की घटना में शामिल होने का आरोप है। इन दोनों घटनाओं में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए थे। हरियाणा में सरकार बिजली महंगी करने जा रही है। नगर निगम की खस्ता हालत को देखते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने ये प्रस्ताव बनाकर भेजा है। विभाग के मंत्री इस बात से सहमत है, लिहाजा मामला मुख्यमंत्री की संस्तुति के लिए भेज दिया गया है। विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में बिल पर लगने वाला नगर निगम MC टैक्स 2% के बजाय 3% करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली में इस साल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली के आसपास की राज्य सरकारें पहले से कमर कस रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वार्ता के दौरान बताया कि सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को प्रदूषण को लेकर राज्यों के साथ बैठक होगी। बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री भी शामिल होंगे। इस वर्चुअल बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डेवलपमेंट एजेंसियों के प्रमुख सहित अन्य भागीदार शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और आतंकरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF को 29 बटालियनों के स्थायी शिविर बनाने के लिए जल्द जमीन मिलने की उम्मीद है। उसके बाद प्रदेश में तैनात जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। गृह मंत्रालय ने राज्य प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। आपको बताते चले कि CRPF ने जमीन उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था। उत्तराखंड के रामनगर के जंगल में दुर्लभ प्रजाति का जंगली जानवर चुथरौल यानी येलो थ्रोटेड मार्टिन नजर आया है। इस दुर्लभ प्रजाति के जानवर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी लाल सूची में शामिल किया है। इसे खतरनाक शिकारी जानवर माना जाता है जो अपने शिकार को नोच कर मार डालता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डी प्रजवार के अनुसार लगातार शिकार होने के कारण आज इनकी संख्या कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। गोवा के पेरनेम पुलिस ने मंगलवार के दिन एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान हिमाचल प्रदेश के टिकरी निवासी चंदर के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाशी ली गई, जिसके दौरान उसके कब्जे में नशीला पदार्थ यानी चरस पाया गया, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 34,000 रुपए है। बताया गया है कि शख्स के खिलाफ NDPS अधिनियम के विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। चंडीगढ़ शहर को नया SSP मिला है। UT SSP के पद के लिए 2009 बैच के IPS कुलदीप सिंह चहल के नाम पर मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में उनका कार्यकाल 3 साल रहेगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर पिछले 5 महीने से तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच रूस के मास्को में हुई रक्षा और विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के बावजूद चीन ने अभी तक LAC से अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में पड़ने वाली भीषण सर्दी से निपटने के लिए सामान पहुंचाने के साथ सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी भी मजबूत करने पर ध्यान दिया है। पिछले कुछ महीनों में ही भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने LAC के नजदीक सड़क निर्माण कार्य तेजी से पूरे किए हैं। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 91112397 8046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले व अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।